हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही हमारा फिजिक्स का पहला लेसन समाप्त होगा हम केमिस्ट्री के पहले लेसन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका हम पहला पार्ट लेकर आए। तो ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक। तो टॉपिक में पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जैसे कोई ठोस है, ठोस को अगर हम परिवर्तित करें तो वो क्या बन जाए? पानी। जैसे पानी में परिवर्तित हो जाए। जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। तो उस बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाए? पानी में, यानी जल में परिवर्तित हो जाए। तो उसकी अवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। आकार, आकार ठोस होता है, तो मान लो घनाकार है, तो जब द्रव में आ गया तो वो क्या होगा? जिस बर्तन में भरोगे उसका आकार ले लेगी, ठीक है ना। तो भौतिक गुण तो ये परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण का मतलब हो गया कोई नया पदार्थ ना बने, ठीक है ना। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। अब जैसे अगर हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में जानना चाहें, तो उदाहरण में जैसे हो गया बर्फ़ का गलना, जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है ना। क्या हो गया? बर्फ़ का गलना, बर्फ़ का गलना। तो बर्फ़ गल करके क्या बन जाती है? जल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब अगर मान लो इसी जल को जो है आप फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज में रखने पर वो क्या बन जाएगा? जल का जमना, यानी जल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ़ में। तो लिक्विड से किस में चला जाएगा? द्रव में चला जाएगा। ओ सॉरी, लिक्विड से किस में चला जाएगा? ठोस में चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक। अब आ जाते हैं अगला। तो आई होप आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला क्या है? रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज, ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है? मान लो कोई पदार्थ है, ठीक। जैसे मान लो लकड़ी है, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी किस में परिवर्तित हो जाएगा? कोयले में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो लकड़ी से कोयले में परिवर्तित हो जाना, ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब अगर हम किसी वस्तु में परिवर्तन करते हैं तो उसके गुण, मतलब सब कुछ परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं, ठीक है ना। कुल मिला के एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे लकड़ी से क्या बन गई? राख। तो राख आपकी क्या हो गई? एक नया पदार्थ हो गया। तो ऐसे परिवर्तन हमारे क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जिन पदार्थों के जो है संगठन या रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें परिवर्तित होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये घटना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब इसके मान लो अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें, तो एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे सबसे सिंपल ले लेते हैं, जैसे दूध का फटना हो गया, दूध का फटना, ठीक है ना। तो दूध होती फट करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो दूध जब फटती तो उससे क्या बन जाता है? आप लोगों का फेवरेट है, ठीक है ना। बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं।
ठीक। अगला अगर मान लो लिख दिया गया जंग का लगना, जैसे लोहा होता है, लोहे में जंग का लगना, ये भी हमारी जो है क्या हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन। ठीक। तो आई होप आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है हमारा। ठीक। अब देखो बढ़िया इंपॉर्टेंट आ गया है। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो है क्रिया करते हैं और पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जो नया पदार्थ निर्माण होता है, इसकी भौतिक और रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, रासायनिक गुण जो होते हैं, वो पहले वाले गुण से क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है ले लिया है, जो है एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में जैसे लिखा है जिंक, ठीक है ना, तो ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक। तो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड में H2SO4, ठीक है ना, यानी कि इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक ऑक्साइड में जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यह अभिक्रिया किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये हमारी जो जिंक ऑक्साइड है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, पानी, यानी कि जल मिल जाएगी। ठीक है ना। तो जब जिंक ऑक्साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यह अभिक्रिया जो है परिवर्तित होकर क्या बन जाती है, जिंक सल्फेट बन जाती है, और साथ में क्या बन जाता है, H2O। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ये अभिक्रिया एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। ठीक है ना। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड और H2SO4, इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। और फिर इसके बाद जो उत्पन्न होते हैं, यानी जो नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक। तो जब आपसे पूछ लिया जाए अभिकारक, तो आपको क्या बताओगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी उस अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं, वो नए पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अभिकारक और उत्पाद भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने का जो है, हमने जो है एक क्रियाकलाप रखी है। ठीक है ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए वेरी सिंपल कंडीशंस है। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कितने प्रकार से पहचानते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के जो है कितने कंडीशंस होते हैं वो जान लो। तो पहला होता है अवस्था परिवर्तन। ठीक है ना। यानी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली परिवर्तन क्या होती है, अवस्था परिवर्तन होता है। जैसा मैंने बताया था, जैसे ठोस है तो ठोस किस में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में, यानी द्रव में। तो क्या होगी, उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई कि नहीं। ठीक। दूसरा, रंग में परिवर्तन। ठीक। अब रंग में परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि कुछ जो है रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भाई पदार्थ होते हैं जो मान लो पहले तो लाल होते हैं, फिर बाद में वो परिवर्तित होके क्या बन जाते हैं, गुलाबी बन जाए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसे परिवर्तन जो होते हैं, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी क्या होता, परिवर्तित होता है। ठीक है ना। इसके बाद है गैस का निकलना। तो अगर हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं तो गैस भी निकलती है, तो हम गैस के निकलने के आधार पे भी समझ सकते हैं कि क्या होता है, गैस में गैस का निकलना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। अगला है ताप में परिवर्तन।
अब ताप में परिवर्तन का जैसे होता है, मान लो कोई, अगर हम मान लो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये एक आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, क्या हो गई, टेस्ट ट्यूब। ठीक, अब इसमें हम कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है ना, तो एक पदार्थ ये भर दिए इधर से, एक पदार्थ इधर से भर दिए। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब दोनों पदार्थ मिलकर रिएक्ट होंगे तो भाई यहाँ पे दो स्थितियाँ आएंगी, या तो आपकी स्थिति ठंडा होगा और या तो आपका क्या होगा, गर्म होगा, दो ही स्थितियाँ होंगी। तो अगर हम टेस्ट ट्यूब को स्पर्श करेंगे तो उसमें देखेंगे, अगर हमारा टेस्ट ट्यूब ठंडा है तो हम समझ जाएंगे कि अब क्रिया हुई है, और अगर टेस्ट ट्यूब गर्म है तो भी हम समझ जाएंगे कि अब क्रिया हुई है। तो ताप में परिवर्तन है, यानी जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। और अगला होता है अवक्षेप का निर्माण। ठीक है ना, तो जब कोई जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बन जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम मान लो जान लें, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है ना, तो पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में अगर हम लेड नाइट्रेट के विलयन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड का जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं अवक्षेप का निर्माण। ठीक, तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। ठीक, अब चलिए हम इसको एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। बट एक बात याद रखना कि इस एक्टिविटी को आप जो है अकेले में नहीं करेंगे। ठीक, या अगर आप अकेले में कर रहे हो तो कुछ सावधानी होती हैं, सावधानियों को रखना होगा। मेरे ख्याल से कभी भी कोई भी जो है केमिकल जो है परीक्षण करने से पहले आप, मतलब केमिकल परीक्षण करना है तो आपको शिक्षकों की सहायता से ही करना है और उन्हीं की देखरेख में करना है। और ये क्रियाकलाप करते समय आप अगर हो सके तो आंखों पर चश्मा जरूर पहनो, और जो आपका बर्नर होता है उसे जो है आँख से कुछ जो है दूरी पर ही रखना चाहिए। ठीक है ना, तो क्रियाकलाप में पहला है, देखो रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने में एक क्रियाकलाप मैंने लिया, बहुत सारे जो है होते हैं बट मैंने एक लिया जो आपको सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता, तो उन मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले नंबर पे आपको चाहिए मैग्नीशियम का रिबन ले लो, एक चिमटा ले लो, ठीक है ना, और बर्नर चाहिए हमें। ठीक है ना, बर्नर एज ए जैसे मैचिस हो गया, ठीक है ना, वॉच ग्लास उतनी चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा होता है रेगमाल। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, देखो ये फिगर में भी ड्रा हो गया है, तो एक फिगर मैंने ले लिया है, तो इसी तरह आपको करना है। ठीक, तो इतनी चीज़ें चाहिए। अब इतनी चीज़ें होने के बाद अब आपको करना क्या है, जब आप एक्टिविटी करोगे तो इसमें जो मैग्नीशियम का रिबन होना चाहिए उसकी लगभग लंबाई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा जो है रिबन होना चाहिए। ठीक, अब उसको क्या करना है, रेगमार की सहायता से रगड़ कर साफ कर लेना है। ठीक है ना, ये रेगमार्क इसीलिए होता है, तो रेगमार्क का कार्य क्या होता है, जैसे रगड़ोगे तो क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है ना, साफ कर लेना, और साफ करके फिर आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया। तो चिमटे में लेकर के रिबन को जो है पकड़ लेना है। ठीक है ना, और उस रिबन को पकड़ करके फिर क्या करना है, जो आपका बर्नर होगा जिसे हम स्पीड लैम्प या माचिस हो गया, ठीक है ना, उससे क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। ठीक है ना, जलाने पर आप देखोगे जब ये जलने लगेगा तो इसमें एक सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है ना, राख जिसको बोलते हैं, और उसे आप, ये जो आपका प्याली है इसे हम बोलते हैं वाच ग्लास। ठीक है ना, तो इसी में इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करने के बाद आप देखते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मैग्नीशियम है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन देख लो कि क्या बनेगा। तो जो मैग्नीशियम की रिबन होती है Mg, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, जब जलती है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, अब इसकी बैलेंसिंग करना होता है, तो बैलेंसिंग करना भी आपको आना चाहिए। तो आगे हमने इसको संतुलित करने का पूरा पूरा, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ये जो बैलेंसिंग होती है बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड है हमारा रासायनिक समीकरण, अब आ गया है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण।
तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में जान लो। ठीक, तो क्या होती है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसको हम क्रिया कारक एवं उत्पाद के प्रतीकों को जो है एक सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। संक्षिप्त रूप, जैसे आप इसको जैसे मैंने ये लिखा है मेथेन प्लस ऑक्सीजन, और ये जो है अपघटित होके या परिवर्तित होके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। ठीक है ना। तो अब इसे हम सूत्र के माध्यम से जैसे बनाना है, तो सूत्र के माध्यम से जब बनाएंगे तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण के रूप में। तो देखो इसको कैसे, जैसे मेथेन होता है तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। कलर चेंज कर देते हैं, तो इसका कलर ले लेते हैं, चलो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया CH4, ये क्या है, मेथेन है, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया। ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक, और ये अपघटित होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है ना, और प्लस क्या बन रहा है, जल, तो इसे हम क्या लिखेंगे, H2O। तो ये देखिए, तो इस अभिकारक और उत्पाद को हमने क्या किया, प्रतीक रूप में बना दिया। ठीक है ना, तो प्रतीक रूप, तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो आई होप आपको रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड में देखो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है ना। तो जो आपके इक्वेशंस होते हैं ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ कितनी होती हैं, तो पहला तो आपका हो गया जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है ना, क्या हो गया, जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला होता आंशिक समीकरण विधि द्वारा। ठीक है ना। अगला है संयोजकता विधि द्वारा, और अगला है आयनिक समीकरण विधि द्वारा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जान लीजिए कि आपके यहाँ जो समीकरण संतुलित करने की विधि है, यहाँ केवल हम पहले मेथड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ सिलेबस में बस पहला मेथड है। बाकी मेथडों का पालन हम जो है अगली क्लासों में यानी उच्च क्लासों में करेंगे, जैसे 11, 12। ठीक है, इन क्लासों में इनका होगा। तो आपके यहाँ केवल एक ही मेथड है, जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है ना। तो जांच एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करके हम आसानी से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक जो है समीकरण को संतुलित करके दिखाते हैं, और इसके बाद जो है आपको करना क्या है, कुछ मैं होमवर्क दे दूँगा, उन्हें आपको करना है। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उनको जो है संतुलित करके आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आप अपने जो है संतुलित समीकरण को कमेंट करके भी जो है कमेंट कर देना, तो उसमें हम देख लेंगे कि आपने समीकरण को संतुलित सही किया है या गलत। ठीक, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे और एक समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना, जिसमें सोडियम है, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है ना, क्या बना रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक, तो जैसे अब ये दिया है, तो इसमें हमें अगर इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले देखो क्या ये हमारी समीकरण संतुलित है। तो जैसे यहाँ हम देखें, तो अगर हम सोडियम के भाग की बात करें तो देखो यहाँ हमारा सोडियम जो है एक भाग है। ठीक, अगर इधर हम देख रहे हैं तो इधर है, देखो एरो का मतलब होता है इक्वल। ठीक है ना, ये वाला भाग और बराबर ये वाला भाग, यानी दोनों तरफ हमारे जो तत्व हैं इनकी क्या होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, यानी इनका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, जैसे हम Na की बात करें तो एक है, और इधर भी N की बात करें तो एक ही है, यानी अभी तो हमारा
LHS और RHS में Na की वैल्यूज तो समान है, ठीक है ना। अब अगले तत्व की बात करें, जैसे H की बात करें तो यहाँ H के कितने अणु हैं, 2 हैं। और इधर देखो H का 2 अणु ये हो गया और 1 अणु ये, यानी इधर H के अणु कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये आपकी असंतुलित है, ठीक। और अगला हमारा हो गया O। तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ऑक्सीजन की संख्या तो समान है, बट यहाँ पे H की संख्या समान नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु जो है असंतुलित है, तो सबसे पहले इसे हम संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो संतुलित करने के लिए आपको करना क्या है भाई, देखना है कि इसमें जैसे ये हो गया, तो जैसे सबसे पहला कंडीशन से आपको क्या करना है, यहाँ देखो 2 है और 2 इधर है, 2 2 है ना इधर, ठीक है, यहाँ 2 है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना। अब 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो है ही है, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये हो गया आपका Na, ठीक, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, 2H2O, ठीक, और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो है OH है ना, तो O की संख्या 2 हो गई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2NaOH, तो ये हो गया। तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और प्लस क्या हो गया, H2, ठीक। तो 2 इधर और 2 ये, 4 हो गए और 2 दूना 4 ये हो गया। ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गए। अब Na 2 हो गया तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए। तो ये आपकी जो है एक संतुलित समीकरण बन गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार, इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, ठीक। तो चलिए एक और हम ले लेते हैं और उसको हम संतुलित करके फिर आपके सामने लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कोई रासायनिक समीकरण है, तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने ले लिया, मान लो Al, क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसमें क्या करते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2, और ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, और साथ में क्या मुक्त होगी भाई, H2, ठीक है ना, ये हो गई। तो इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, ठीक। तो ये समीकरण असंतुलित है, देखो यहाँ Al की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ कितनी है, 1 है, तो असंतुलित समीकरण है ना। तो इसे आपको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक। तो संतुलित करेंगे कैसे, वो हम समझ लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको संतुलित करना है। तो यहाँ सबसे पहले एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम की संख्या देखते हैं कितनी है, तो इधर कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक। तो आपकी एल्यूमिनियम भी असंतुलित है, ठीक। अगर हम H की बात करें तो H परमाणु जो है यहाँ 2 है, और यहाँ H परमाणु कितनी है, 2, तो H की संख्या तो यहाँ पे सीमित है, ठीक है ना, बराबर हो गया, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो SO4 यहाँ पे जो है कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक। तो इससे आपको पता चल गया कि ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। अब इसको आपको संतुलित करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ Al की संख्या 2 है, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक। तो Al यानी एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो गई। अब देखो इसके बाद होगी H, तो H की संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 है, ठीक है ना, और यहाँ हो गया कितना, तो ऐसा करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 3 दूना 6, और 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सल्फेट की संख्या कितनी थी, 3, तो 3 यहाँ थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फेट की संख्या 3 हो जाएगी। अब सल्फेट की संख्या जब समान हो गई, तो अब हमारा हाइड्रोजन बचा था, तो 3H2 हो गया, और 3H2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये आपकी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो आई होप आपको समीकरण संतुलित करना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है ना। तो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक।
तो अब अगला स्लाइड जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले टॉपिक में हम आ गए हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम अधिक सूचना के रूप में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप या रासायनिक समीकरणों में ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है ना। जैसे भौतिक अवस्था में जैसे गैस हो गया, तो गैस के साथ में हम किस रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी। जैसे अभी जो रिएक्शन आपने देखा, ये देखिए, इन रिएक्शनों में हमने क्या है, कुछ नहीं बना रखा, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम क्या है, आपको पता है ना। जैसे H2 है, H2 क्या है, एक प्रकार की गैस होती है। तो अगर इसे हम और अच्छे से बनाए तो इसके साथ में क्या लिख दें, जी। तो ये घटनाएं, ऐसे हम जो कंडीशंस होते हैं उन्हें कहते हैं गैस की अवस्था, ठीक है ना। मतलब अधिक सूचना में तो वही चीज़ होता है। तो जो गैस होती है, गैस के साथ हम क्या लिख देते हैं, जी, ठीक है ना। जो द्रव होता है, द्रव को हम क्या लिखते हैं, लिक्विड, तो एल से प्रेजेंट कर देंगे। ठोस जो होता है, सॉलिड, एस से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तथा जलीय पदार्थ बनते हैं, यानी जो जल के रूप में विलय हो जाते हैं, उन्हें हम किससे, AQ से, ठीक है ना। तो इनको AQ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आयरन होता है, तो आयरन क्या होती है, एक ठोस होता है, तो इसे हम किससे, ये देखो S, यानी S से प्रेजेंट कर दिए। H2O क्या हो गई, जो है गैस होती है, ठीक है ना। तो इसे G से प्रेजेंट कर दिया गया। फिर ये आपका जो बन गया है Fe3O4, तो ये क्या बन रहा है, एक सॉलिड ही तो होता है, तो ठोस हो गया, तो इसे हम किससे प्रेजेंट कर दिए, S से। फिर H2, ये भी गैस है, तो किससे प्रेजेंट कर दी, G से। तो इस समीकरण में हमने देखा कि H2 के साथ G का चिन्ह लगा है ना। ये दर्शाता है कि अपक्रिया में जल का उपयोग जो है भाप के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और जो आपका जलीय घोल होता है, जो हो जाते हैं, उन्हें हम AQ लिखते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या, मतलब इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जैसे होती, कभी कभी अपक्रिया की परिस्थितियों, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे हम मान लो कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने का जो प्रतीक होता है उसे हम डेल्टा से ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम जो है एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जैसे ताप दाब जो भी हो गया, जैसे हमें मान लो कोई चीज़ है गर्म करना है, जैसे बर्फ़ को है हमें पिघलाना है, तो पिघलाना है तो उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के लिए कुछ डिग्री सेल्सियस की मतलब टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो जैसे हम केवल गर्म कर रहे हैं तो डेल बना देंगे, ठीक है ना। कितने डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, तो उस डिग्री को इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, एरो के ऊपर, ठीक है ना। या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है नया पदार्थ बन रहा है, जैसे मान लो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस H2O है, ठीक है ना। तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो सूर्य की प्रकाश है ना, या क्लोरोफिल, तो उसको हम एरो के ऊपर या नीचे, चाहे ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, तो तीर के ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कुछ उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर। तो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं क्या होती है, जैसे मान लो जल है, ठीक है ना। जल को जब हम जमाते हैं तो बर्फ बन जाता है, और फिर बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो जल आपकी क्या होती है, एक जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। कहने का मतलब गर्म करने पर वो ठोस में बदल जाए, ओ सॉरी, गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाए, और फिर जमा मतलब उसको जो है ठंडा करने पर वो किस में, ठोस में बदल जाए, तो ऐसी अपक्रिया, तो उन्हें हम उत्क्रमणीय अपक्रिया, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया का ये प्रतीक होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया है, तो इसमें क्या लिखा है, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया में जैसे हमने ले लिया है H2, ठीक है ना। तो ये क्या है, गैस है, और I, ये भी गैस है, ठीक है ना। तो ये अपक्रिया जो है अपघटित होके क्या बनेगा, HI बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होती, गैस बन जाती है। अब इसको हम फिर से जो है वो करेंगे, तो ये फिर से आपका H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय, तो इन्हें हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगला है, तो अगले में है 4 नंबर है, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की चिन्ह यानी प्लस से प्रेजेंट कर देते हैं, और अवशोषित ऊष्मा को माइनस से प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है, तो इसमें देखो
जैसे हमने ले लिया है, ठीक। तो यहाँ जैसे कार्बन है, कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या होती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या हो गई, प्लस, है ना, यानी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है ये। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया जो होती है, यानी इसमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त हो रही, ठीक है ना। तो जब ऊष्मा मुक्त होती है तो उसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, प्लस से। देखो मैंने यहाँ पे प्लस बना रखा है, ठीक है ना। तो ये मुक्त ऊष्मा होती है, यानी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। तो जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, तो इन अपक्रियाओं के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो साथ में उसमें क्या होती है, 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक। और फिर जब कार्बन जो है किसके, एस के साथ जो है अपक्रिया करती है तो CH2 बनता है। और इसमें क्या होती है, जो है 22 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। इसीलिए अवशोषित हो रही तो इसमें माइनस चिन्ह प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ऊष्मा क्या हो रही, अवशोषित हो रही, तो इसे हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इस तरह से इनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये हमारी जो होती है सूचनात्मक रूप हो जाती है, ठीक है ना। और अगला जो होता है सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख देते हैं। जैसे हमारी जो लिक्विड होते हैं वो दो रूपों में होते हैं, या तो तनु होते हैं या तो सांद्र होते हैं। तो अगर हम जैसे H2SO4 है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जैसे जिंक के साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल तनु होता है, तो इसके नीचे हम ऐसे इस तरह से तनु लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस मुक्त हो जाती है। तो जो आपके चिन्ह होते हैं उन्हें देखो, जैसे गैस अब मुक्त होती है ऊपर भाप के रूप में जाती, तो ये एरो चिन्ह से भी प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होती हैं अधिक सूचनात्मक बनाना, यानी जो आपकी अपक्रियाएँ होती हैं उनके साथ में अगर हम इन चीज़ों को कर देते हैं तो आसानी से उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या चीज़ बन रहा है, सॉलिड है कि गैस है कि क्या है। तो इन चिन्हों के द्वारा आप आसानी से उसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यही होती है अधिक सूचनात्मक बनाना, ठीक है ना। अब जैसे तीर ऊपर नीचे है ना, ऊपर जा रहा है तो आपको पता जाएगा ऊपर मुक्त होगी, नीचे है नीचे को बना है तो नीचे को मुक्त होगी। तो यही अब क्रियाएँ होती हैं, इन्हीं को प्रदर्शित करके हम ज़्यादा जो है सूचनात्मक रूप में समीकरण बना लेते हैं, ठीक। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड क्या है, तो अगले स्लाइड में है रासायनिक समीकरण के महत्व। अब रासायनिक समीकरण के महत्व क्या है इनके बारे में जान लो, ठीक है ना, कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है जो है केमिकल इक्वेशंस का। तो ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी जो भाग ले रहे हैं, एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण द्वारा क्या मिलाया गया और क्या बना, तो ये जानकारी जो है कौन देती है, रासायनिक अभिक्रिया देती है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के द्वारा हम उत्पाद की जानकारी, अभिकारक और उत्पाद की जानकारी आसानी से जान सकते हैं, ठीक है ना। इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें अभिकारक में कितने अणु हैं, ठीक है ना, ये देखिए। और उत्पाद में कितने अणु हैं, तो अणुओं की व्यवस्था का हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो यही चीज़ होता है अणुओं की व्यवस्था, ठीक है ना। अगला हो गया, तो अगले में है, इसमें कह रहे हैं इसमें अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान की आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। तो रिएक्शन में कितने अणु हैं, है ना, कितना द्रव्यमान है, इसका भी हमें पता चल जाता है, किसके, रासायनिक समीकरण द्वारा। चौथा है रासायनिक समीकरण से अवक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, ठीक है ना। तो अवक्रिया की प्रकृति कैसी है इसका भी पता चलता है, ऊष्माक्षेपी है, अवशोषी है। तो ये रासायनिक समीकरण के द्वारा ही तो पता कर पाते हैं, ठीक है ना। और अगला है रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई रासायनिक समीकरण के महत्व हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंस हैं जो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में क्या है उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। चौथा,
रासायनिक समीकरण की सीमाएं, ठीक है ना। अब देखो कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, ये तो होता नहीं कि हर तरह से जो है ये जो है हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट क्या होती है, वो होते हैं, तो इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती, ठीक है, प्राप्त नहीं होती है। यानी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, परंतु बहुत सी जानकारियाँ जो होती हैं वो अस्पष्ट रहती हैं, जिसको हम आसानी से समझ नहीं पाते। देखो बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग जान ही जाते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हो बोहर का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो कुछ जगह तो ये लोग सटीक बैठते हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो अधूरी हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आप स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी अपक्रियाएँ होती हैं जो हम महत्वपूर्ण जानकारियों को अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जो है ऐसी बातें होती हैं जिनको स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, उनको हम जो है स्पष्ट नहीं, थोड़ा संशय में ही रखते हैं। तो वही चीज़ होती है कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक। इससे अब क्रिया में संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। इससे अब क्रिया के वेग एवं अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें अब क्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। जैसे प्रकाश हो गए, है ना, कुछ अपक्रियाएं होती हैं जिसमें मुक्त होने वाली ऊर्जा जो होती है, जैसे प्रकाश हो गई, ध्वनि हो गई, ऊष्मा हो गई, इनके संबंध में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लिमिट होती है, जिनके बारे में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायी भी हो सकते हैं, तो हमें अपने लिमिट में ही रहकर वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो चलिए हम आपके लिए कुछ जो है होमवर्क लाएँ, तो उन होमवर्क को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और इनको आपको करना है और करके जो है कमेंट करना है, या आप लोग जो है हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर ले लो 9794877674, ठीक है ना। तो आप लोग इन समीकरणों को संतुलित करके हमारे इस व्हाट्सअप पे सेंड कर देना, तो उसमें हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो में इन सभी समीकरणों को हम संतुलित करके जो है आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है ना। इसका जो है देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है, इसको पहले आप जो है संकेत रूप में लिखेंगे और उसके बाद संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो 7 जो है रिएक्शन हैं जिन्हें हमने समीकरण जो है ऐसे जो है भाषा के रूप में लिखा है, तो इन्हें आपको सांकेतिक भाषा में लिख के संतुलित करना है। तो है जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, इनको आपको संतुलित करना है, ठीक है ना। और इसको जो है आप व्हाट्सअप या कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे एक और है, इसको आप जो है ये है, इसको मैंने सांकेतिक भाषा में लिख दिया है, तो इसको भी आपको संतुलित करना है, ठीक है ना। ये सारी अपक्रियाएं जो है असंतुलित हैं, इन्हें आपको संतुलित करना है, ठीक। तो इतने अगर प्रैक्टिस 7 उधर 4 इधर, 7 4 11, बस 11 समीकरण को आप संतुलित कर लो, आपका समीकरण संतुलन आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो है बस इतना ही है, ठीक। तो ये आपका रासायनिक अपक्रिया का जो है पहला पार्ट था। कल हम इसके सेकेंड पार्ट को लेके आएंगे और कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आप लोग संतुलित करके अच्छे से मस्त पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त। कल मिलते हैं फिर एक नए जोश के साथ, नए उसके साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना।